नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। और ये पहला वीडियो होगा। इसके बाद 2 या 3 वीडियो और आएंगे 1857 की क्रांति पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह, 1857 की क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम, कई नामों से इसको बोला जाता है। तो अलग अलग नामों से क्यों बोला जाता है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, तो एक वो जानेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई क्यों, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो है सो टॉपिक यही होगा। तो दोस्तों, अलग अलग शब्दों से जो कहा जाता है 1857 की क्रांति के बारे में, तो उसको सबसे पहले समझते हैं। तो एक शब्द जो इस्तेमाल होता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला क्यों कहा जाता है, पहला स्वतंत्रता संग्राम? तो सचमुच यह ऐसा विद्रोह था जिसमें कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए पहला सामूहिक प्रयास किया गया था भारतीयों के द्वारा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया था। तो इसलिए इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। दूसरी चीज आती है कि इसे एक क्रांति भी कहा गया, 1857 की क्रांति। तो क्रांति क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले जानना होगा कि क्रांति का मतलब क्या होता है। तो क्रांति का मतलब होता है अमूल चूल परिवर्तन, या पास्ट से प्रेजेंट में जो बदलाव आता है, ऐसा बदलाव जो कि पहले से पूरी तरह से बदल जाए और वहाँ से उसकी दशा और दिशा दोनों ही बदल जाए, तो उसे क्रांति कहते हैं। क्रांति शब्द का इंग्लिश जो वर्ड है वो है रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन शब्द आया है एक लैटिन ओरिजिन से, वोल्वो से आया है। वोल्वो का मतलब होता है घूमना, और रिवोल्व मतलब घूम, फिर से घूम जाना। मतलब जो चक्का जो घूमता है इस तरीके से, उसे वोल्वो कहा गया। और रिवोल्व मतलब पूरा एकदम 360 डिग्री से उल्टी दिशा में घूम जाना। तो इसी से ये शब्द आया। और इसका मतलब वही, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति है और अचानक से वो जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनने लगे, तो हम उसके बारे में कहेंगे कि उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। तो जहाँ भी क्रांति शब्द प्रयोग होता है, तो वहाँ पे आप समझिए कि कुछ न कुछ ऐसा बदलाव हो रहा है जो पीछे से सारी चीज़ों को बदल देगा और वो एक नई दिशा लेगा। जैसे औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, तो उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगे, और उत्पादन इतना ज़्यादा होने लगा कि उससे पूरी समाज को वो बदल डाला, संस्कृति को बदल डाला। तो इसलिए इसको कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। पहले जहाँ पे 1 टन प्रोडक्शन होता था, वहाँ 1000 टन प्रोडक्शन होने लगे। तो औद्योगिक क्रांति के चलते कई बदलाव आए, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव, जैसे नगरीकरण शुरू हुआ, शहरों का विकास होना शुरू हुआ, तो कई चीज़ें आई। तो वही बात 1857 की क्रांति के बारे में भी है कि 1857 की क्रांति जो हुई, उसके पहले क्या होता था कि एक विद्रोह होता था। और विद्रोह किस लिए, कि किसी विशेष मांग को लेकर विद्रोह होते थे। कहीं टैक्स ज़्यादा होता था उसके लिए, कहीं कुछ और कारण होते थे। तो उन मांगों को जब मान लिया जाता था, तो उसके बाद वो विद्रोह खत्म हो जाता था। अब 1857 एक ऐसा समय है कि वहाँ के बाद से जो आगे परिवर्तन, जो चेंजिंग आता है, वो चरित्र में आता है कि अब जो विरोध और विद्रोह होते हैं वो होती है कि अब भारतीयों ने स्वशासन की मांग शुरू की, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की, जाने की मांग की, अपने शासन व्यवस्था स्थापित करने की मांग की। तो ये बदलाव हुए। इन्हीं सब कारणों से इसे 1857 की क्रांति कहा गया। फिर एक आता है कि सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी शुरुआत सैनिकों के द्वारा की गई थी, तब हो गया सैनिक विद्रोह। एक और शब्द इस्तेमाल होता है, वो होता है सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह क्यों कहा गया, तो दोस्तों जो उस समय सैनिक जो होते थे, उसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में।
और इनका जो अनुपात था वो 80 और 20 के अनुपात में था, अर्थात 80 भारतीय 20 यूरोपीय, ये अनुपात था। अब भारतीय जो सैनिक होते थे उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनकी सुविधाएं, तनख्वाह, ये सारी चीज़ें जो थी वो यूरोपियों से बहुत कम थी और इन्हें एक अपमानजनक सूचक शब्द के रूप में सिपाही शब्द से संबोधित किया जाता था। अर्थात जो भारतीय सैनिक होते थे उन्हें सिपाही कहकर बुलाया जाता था, कहा जाता था। तो इसलिए इसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया। तो ये थे कुछ चीज़ें जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित थे। अब आते हैं कि ये क्रांति जो हुई तो उस समय की स्थिति क्या थे, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पद पे लोग बैठे हुए थे। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाम आर्मस्टन, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, और ईस्ट इंडिया के मुख्य सेनापति जो थे उनका नाम था जॉर्ज एलिसन, और विशेष सेनापति थे कैंपबेल। कैंपबेल को सेनापति, एक विशेष सेनापति का दर्जा दिया गया था क्योंकि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए एक स्पेशल सेनापति रखा गया था और वो थे कैंपबेल। तो ये सब चीज़ें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और एक बात और, क्रांति से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी, वो थे प्रतीक, और वो थे कमल के फूल और रोटी। तो ये क्रांति के प्रतीक थे। अब हम आते हैं क्या कारण थे जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जो थी वो ऐसी क्रांति थी, सचमुच इसकी तीव्रता इतना ज़्यादा थी कि कहा जाता है कि अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी और पूरे भारतीय अगर तालमेल बिठाकर विद्रोह किया हुआ होता, सामंजस्य बिठाकर किया होता विद्रोह, तो अंग्रेज़ों की सत्ता भारत से उखड़ चुकी होती। लेकिन बहुत सारी रणनीतिक गलतियां थी, आपसी सामंजस्यता का अभाव था, जिसकी वजह से यह असफल हो गया। तो इतनी बड़ी जो क्रांति हुई जो अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिला कर रख दिया, तो वो क्या एक ही दिन में या अचानक से वो हो गया? एक छोटा सा कारण बना, चर्बी युक्त कारतूस, और उसकी वजह से विद्रोह हो गया, ऐसा था क्या? तो अगर इसका बारीकी से अगर परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो आप पाएंगे कि नहीं, ये जो कारण थे बहुत लंबे समय से भारतीयों में एक विद्रोह के रूप में जमा होते जा रहे थे। हर भारतीय के दिल में, दिमाग में अंग्रेज़ों के प्रति एक गुस्सा भरता जा रहा था और धीरे धीरे करके वो गुस्सा एक ज्वालामुखी के रूप में फूटता है, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट होता है। तो अलग अलग कारणों को जानते हैं। अलग अलग कारण कौन थे? तो राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण भी थे, बौद्धिक कारण थे, सैनिक कारण थे, तो कई कारण थे। तो शुरुआत करते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण, अच्छा, यहाँ पे जो कारण मैं बतला रहा हूँ उसको मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों ने पीछे की वीडियो में सारी चीज़ों को पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे कंपाइल करके वो मैं बतलाऊँगा। अगर इसको विस्तार से जानना है तो आप पीछे की वीडियो को आप देखिएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोई भी, जितने भी यहाँ पे कारण हैं, कोई भी इसमें ऐसा चीज़ नहीं है जिसका कि हमने पीछे की वीडियो में जिक्र ना किया हो, नहीं बतलाया हो। तो सिर्फ यहाँ पे कंपाइल करेंगे और टच करते हुए निकल जाएंगे, एक सरसरी निगाह डालते हुए हम कारणों को आगे निकलेंगे। तो राजनीतिक कारण को देखें तो वो था बेलेज़ली की सहायक संधि। बेलेज़ली 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए थे और उन्होंने एक सहायक संधि लाई थी और उसके तहत कई राज्यों को मिलाया था। ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट रखे जाते थे और देसी रियासतों के साथ
जो समझौते होते थे, तो इस तरीके से उन राज्यों पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो वो क्या था, ये नीतियाँ थी कि भारतीय राजे राजवाड़ों और राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना। तो ये कारण तो पिछले 60 सालों से चलता आ रहा था। फिर थी डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आते हैं 1848 में। उन्होंने नीति ही बना कर आया था, वो एक नीति ही लेकर आते हैं जिसे व्यपगत का सिद्धांत कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, हड़प नीति का सिद्धांत कहा जाता है, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। और उसके तहत वो अलग अलग राजे राजवाड़े और देसी रियासतों को अपने ब्रिटिश नियंत्रण में लेते हैं। और उसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, एक एकीकृत बाजार स्थापित करना अंग्रेजों के लिए। तो इसके लिए वो लाते हैं और कोई भी बहाना वो ढूंढकर राज्यों को मिला लेते हैं। जैसे अवध को उन्होंने एक कुशासन के आरोप में मिला लिया। उसके बाद उन्हीं के द्वारा और भी नीतियाँ अपनाई गई कि अलग अलग, जैसे राजे राजवाड़े नवाब पेशवा थे, उनके उपाधि और पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। जैसे तंजौर के राजा की उपाधि को समाप्त कर दिया गया, मान्यता नहीं दी गई। जो नाना साहब होते हैं बाजीराव पेशवा द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र होते हैं, उनके पेंशन को रोक दिया जाता है। तो इन सब कारणों में राजे राजवाड़ों में एक असंतोष की भावना उठती है। तो वही राजे राजवाड़े और जो अपने क्षेत्र से अपने पद से हटाए हुए लोग होते हैं, वैसे ही लोग इस संघर्ष को या इस विद्रोह का नेतृत्व भी करते हैं। तो ये राजनीतिक कारण कुछ थे। अब हम आते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण, अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई, तो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति को हम लोगों ने देखा है कि अलग अलग चरण में उन्होंने अलग अलग नीतियां अपनाई। और उन नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, इंग्लैंड के औपनिवेशिक हित को पूरा करना, इंग्लैंड के आर्थिक हित को पूरा करना। वो भारत से सिर्फ धन लेकर जा रहे थे, भारत में निवेश नहीं कर रहे थे। और यहाँ के बाज़ार को उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, अर्थात स्थानीय बाज़ार को ख़त्म किया, यहाँ के शिल्पकारों के धंधे को चौपट किया। तो कई चीज़ें थी, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। भू राजस्व व्यवस्था क्या क्या थी, तो जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तीनों जो व्यवस्थाएं थी, तीनों को हम देख चुके हैं। तो तीनों व्यवस्थाओं में जो था, उसका मूल में क्या था कि भारतीयों का आर्थिक शोषण। इन भू राजस्व व्यवस्था को इन्होंने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया कि भारतीय संसाधनों को कैसे निचोड़ा जाए। और उन्होंने भारतीय संसाधनों का उपयोग इंग्लैंड के विकास के लिए किया, इन व्यवस्थाओं को। तो ये थे भू राजस्व व्यवस्था। जमींदार खुश नहीं थे। जमींदार क्यों खुश नहीं थे, तो हमने बतलाया था कि जमींदारी व्यवस्था में क्या था कि जमींदारी व्यवस्था में जमींदारी तो दी जा रही थी, लेकिन सूर्यास्त का एक नियम था कि वो उस निश्चित दिन तय जो होता था, उस दिन के सूर्यास्त के पहले अगर उन्होंने टैक्स नहीं जमा किया तो उनकी ज़मींदारी को ख़त्म कर दिया जाता था। तो इस तरीके से कई ज़मींदारों के ज़मींदारी को ख़त्म किया गया था। तो ये ज़मींदार जो होते हैं, उनमें एक असंतोष आता है और वो भी नेतृत्व करते हैं। किसानों पर तो सबसे ज़्यादा मार पड़ती है, क्योंकि उन्हें जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत अब वो ज़मीन के मालिक नहीं होते हैं, मात्र एक मजदूर कह लें कि बनकर रह जाते हैं। और टैक्स बहुत ज़्यादा वसूला जाता है, उनका आर्थिक शोषण किया जाता है ज़मींदारों के द्वारा। और ज़मींदार माध्यम थे, किस चीज़ के माध्यम थे, तो शोषण के माध्यम थे। वो अंग्रेज़ों का वो माध्यम बने हुए थे। तो इसलिए किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। हस्तशिल्प जो यहाँ पे छोटे उद्योग धंधे, जो हस्तकरघा उद्योग चलते थे, और यहाँ के तैयार जो माल होते थे उसके विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। तो अंग्रेज़ों ने जो नीति अपनाई, आर्थिक नीति अपनाई, उससे यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगारी फैली। तो वो शिल्पी और
शिल्पकार जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए। उसके बाद आम जन भी प्रभावित थी, क्योंकि जो आर्थिक गतिविधियां थी यहाँ के वो चौपट हो गए थे। तो रोजगार नहीं था, धंधा नहीं था, बेरोजगारी ज़्यादा थी, अकाल पड़ रहे थे नियमित रूप से, उनके पास पैसे कम होते थे, लोग इलाज नहीं करवा पाते थे, उससे जब मृत्यु ज़्यादा हो रही थी। तो इन सब कारणों से प्लस जो पुलिस का जो एक भय था, सेना का भय था, जो ब्रिटिश शासन सत्ता जो थी उसके 3 पिलर थे। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईसीएस कहा जाता था, दूसरी पुलिस थी और तीसरी सेना थी। तो ये तीनों तंत्र मिलकर भारतीयों पर एक जोर जबरदस्ती चलाती थी और उस जोर जबरदस्ती के अनुसार अपने नीति और नियमों को लागू करती थी। तो इसकी वजह से आम जन जो थे वो भी ब्रिटिश सत्ता से बहुत ज़्यादा परेशान थे और दुखी थे, और ऐसे लोग इस विद्रोह में हिस्सा लेते हैं। तो ये थे कुछ आर्थिक कारण। अब हम आते हैं धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण क्या थे? तो धार्मिक कारणों में अगर आए तो उस समय कई अफवाह फैले थे, जैसे कि बहुत सारे सामानों में, जैसे डालडा में चर्बी मिला हुआ है, ये अफवाह फैला कि गाय की चर्बी मिली हुई है। आटे में हड्डी या चूरा, हड्डी का चूरा मिला हुआ है, ये इस तरीके की अफवाह फैली। उसके बाद 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत आने का परमिशन दिया जाता है, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी जाती है, यहाँ पे गिरजाघर खोले जाते हैं, उसकी अनुमति दी जाती है। साथ में अंग्रेज़ों को भारत में बसने का, यहाँ पे ज़मीन खरीदने का, तो ये परमिशन दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भारतीयों में क्या होता है कि एक धारणा बैठ जाती है कि अंग्रेज लोग जो हैं हमारे धर्म को प्रदूषित कर रहे हैं। हिंदू धर्म हो, चाहे पारसी हो, चाहे मुस्लिम हो या जैन बौद्ध कोई भी धर्म हो भारत में, उसको नष्ट कर रहे हैं। और यूरोपीय जो धर्म प्रचारक होते थे उनकी नीति क्या होती थी कि हमारे धर्म में या हमारे समाज में जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हमारे धर्म से जोड़ते थे और वो दिखलाने की कोशिश करते थे कि हमारा धर्म जो है उसमें ही गड़बड़ी है, ये वो दिखलाने की कोशिश करते थे। जैसे मैक्स मूलर ने मनुस्मृति का अनुवाद किया था और उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया था और लोगों को बतलाते थे, दुष्प्रचारित करते थे। तो इन सब चीज़ों से अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों में एक क्या होता है, एक घृणा की भावना भी आती है, एक विद्वेष की भावना आती है, और उन्हें लगता है कि अंग्रेज लोग हमारे धर्म को नष्ट करेंगे, धर्म के नष्ट करने पर तुले हुए हैं। तो ये सब कुछ धार्मिक कारण बनते हैं। अब बौद्धिक विकास, सामाजिक सुधार आंदोलन, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों 1813 के बाद से जब ईसाई मशीनरियाँ यहाँ पे आती है तो भारत में एक पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता है, उससे शिक्षा का लेवल उठता है। भारतीय लोग इंग्लैंड जाकर पढ़ने लगते हैं, खास करके लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद 1830 के बाद कई समाज सुधार से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, शिक्षा की नीति लाई जाती है, विदेशों में भारतीयों को भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो इससे एक बौद्धिक वर्ग तैयार होता है। साथ में कई धार्मिक समाज सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं जिसमें कि राजा राम मोहन राय का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और कई लोग आए जिसके कि हमने धर्म सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलन में देखा था। तो उस वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। तो कई धर्म सुधारक, समाज सुधारक यहाँ पे होते हैं जो कि भारतीयों में एक जागृति लेकर आते हैं और वो जागृति काम करती है अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। और यही लोग फिर जो जागृति आती है तो ऐसे ही जो नेता होते हैं, जो नेतृत्व धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से
निकल कर आते हैं कई नेता, और इसी तरीके के लोग जो हैं सो विद्रोह का एक तरीके से कह लें कि एक अलख जगाते हैं और आम लोग इस विद्रोह में शामिल होते हैं। अब हम आते हैं सैनिक कारण पे, जिसे कि सैनिक कारण में भी एक तो तात्कालिक कारण थे कि जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई, और सैनिकों के भी कई कारण थे कि सैनिकों में असंतोष क्यों था। तो उसके पीछे भी जाएंगे तो एक लंबा इतिहास है कि उस समय से भारतीय सैनिकों में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा था और वो अंग्रेजों के प्रति उनमें एक दुर्भावना आ रही थी। तो जैसे 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध होता है तो उस युद्ध में अंग्रेजी सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय भी बहुत सारे भारतीय थे, और हेक्टर मुनरो जब नेतृत्व कर रहा होता है तो भारतीय सैनिकों का एक ग्रुप विद्रोह कर देता है, और विद्रोह कर देता है तो उसका नतीजा क्या होता है कि हेक्टर मुनरो जो है बहुत सारे विद्रोही सैनिकों को तोप में बांधकर उड़वा देता है। तो उस समय भी एक विद्रोह हुआ था कि बक्सर के युद्ध में जो भारतीय सैनिक थे अपने ही लोगों पर वो गोली चलाना नहीं चाहते हैं, परंतु वो तो नौकरी कर रहे थे, नौकरी के हिसाब से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, परंतु जब देखते हैं कि अपने ही लोगों पर हमें गोली चलानी पड़ रही है तब वो विद्रोह करते हैं। बेल्लौर का विद्रोह, सैनिक विद्रोह देख चुके हैं, 1826 ईस्वी में होता है, जब वहाँ पे तिलक लगाने, पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने, इन सब चीज़ों पे जब रोक लगाई जाती है और बदले में हैट पहनने के लिए कहा जाता है, और ये भी अफवाह उड़ती है कि उसका जो फित्ता होता है वो फित्ते में सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है, तो इससे सैनिकों में विद्रोह हो जाता है। बेल्लौर का विद्रोह, इसे हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। 1824 में बैरकपुर में विद्रोह होता है। ये किस मामले में होता है, तो बर्मा का जब युद्ध होता है तो भारतीय सैनिकों को रंगून जाने के लिए कहा जाता है, बैरकपुर छावनी के सैनिकों को, तो वो सैनिक जो है वहाँ जाने से मना कर देते हैं। उसके पीछे का कारण होता है कि उन्हें समुद्री रास्ते से रंगून जाने की बात होती है, तो इस चीज़ का विरोध होता है कि तब सैनिक समुद्र यात्रा जो है वो धर्म के विरुद्ध माना जाता था, तो इसका विरोध होता है। तो ये 1824 की बात है। फिर 1844 में फिरोजपुर में विद्रोह होता है सैनिकों के द्वारा। उसका कारण क्या था कि दोगुना वेतन भत्ता पर रोक लगाया गया था। दोगुना वेतन भत्ता क्या होता था, तो अंग्रेजी सेना जब लड़ाई लड़ने के लिए जाती थी तो उस समय प्रोत्साहन के लिए वेतन और भत्ता बढ़ा दिए जाते थे, परंतु जब अंग्रेजों ने 1844 तक लगभग पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अब उन्हें इस तरीके की सैन्य ज़रूरत नहीं थी, तब उन्होंने क्या किया कि उस भत्ते को बंद कर दिया। इसका विरोध जो है सो फिरोजपुर के छावनी में होता है और वहाँ के सैनिक इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो ये भी एक कारण था कि सैनिकों को लगता है कि हमारा तो इन्होंने उपयोग कर लिया, और जब इनका काम निकल आया तब अपना चरित्र दिखलाना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से सैनिकों में असंतोष लंबे समय से पनप रहा था। 1854 में क्या है, तो मुफ्त पत्राचार बंद करवा दिया जाता है डलहौजी के समय में। पहले सैनिकों को अपने परिवार या मित्रों के पास में मुफ्त पत्र व्यवहार करने की व्यवस्था थी, परंतु अब एक 2 पैसे का टिकट की व्यवस्था लाई गई। तो इसका सैनिकों ने विरोध किया और 1854 की ही बात है, अर्थात 1857 की क्रांति से जस्ट पहले की बात है। फिर 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लाया गया कैनिंग के समय में। तो ये जो सेना भर्ती अधिनियम क्या था, इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि हर एक सैनिक को
अपने जो अधिकारी हैं उनके अधिकारियों के निर्देश को मानना अनिवार्य बना दिया गया था। साथ में ये भी बात कही गई थी कि उन्हें जहाँ भी पोस्टिंग दी जाएगी वहाँ जाने से वो मना नहीं करेंगे। इसके पीछे का मूल कारण ये था कि भारतीय लोग अक्सर विद्रोह कर देते थे, खास करके जैसे बर्मा जाना हो या विदेश में जाना हो तो इसका भारतीय सैनिक विरोध करते थे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैनिक भर्ती अधिनियम लाया गया था और उसमें एक बॉन्ड पेपर होता था। जैसे नौकरी लिया जाता है तो उसमें शर्तें होती है, तो वो शर्तें डाली गई थी कि आप अपने उच्च अधिकारियों के निर्देश को मानेंगे, आपको जहाँ भी पोस्टिंग दी जाएगी वहाँ जाना होगा। तो इस तरीके की कई शर्तें डाली गई थी। तो इन शर्तों को लेकर भी एक विद्रोह या विरोध हुआ था सैनिकों के द्वारा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि सैनिकों में गुस्सा एक लंबे समय से पनप रहा था, जो कि ज्वालामुखी की तरह एक शांत पड़ा हुआ था। फिर देखें कि भारतीय सैनिकों के साथ दोहरा व्यवहार होता था। दोहरा व्यवहार क्या था? तो भारतीय सैनिकों के वेतन और भत्ते कम होते थे उस समय। भारतीय सैनिकों के कहा जाता है कि जो वेतन होता था उससे 5 गुना ज़्यादा होता था जो यूरोपीय सैनिक होते थे। तो एक ही तरीके का काम है, एक ही ओहदा के लोग हैं, लेकिन उनके वेतन में इतना ज़्यादा अंतर होता था। उसके बाद भारतीय जो सैनिक होते थे उन्हें प्रमोशन का या ऊपर बढ़ने का बहुत कम मौका दिया जाता था। उच्च जो सेना के उच्च पद होते थे वहाँ पे भारतीयों को नहीं बिठाया जाता था। भारतीय जो लोग होते थे उन्हें सिर्फ नीचे के पदों पे रखा जाता था। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, भारतीयों को अपमान सूचक शब्दों से नवाजा जाता था, जैसे कि गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, कुत्ता, गधा, इस तरीके के लैंग्वेज इस्तेमाल किए जाते थे भारतीय सैनिकों के ऊपर यूरोपियों के द्वारा। तो इन सब की वजह से और ये जो दुर्व्यवहार की जो बातें होती थी ये लगभग रोज की बात थी। हर दिन ऐसा भारतीयों को प्रताड़ित किया जाता था, भारतीय सैनिकों को। तो इससे भारतीय सैनिकों में एक असंतोष की भावना तो बहुत पहले से चली आ रही थी। साथ में भारतीय सैनिकों को सिपाही कहकर पुकारा जाता था। उन्हें सैनिक माना भी नहीं जाता था, सिपाही बोला जाता था। और दूसरी बात, जो बक्सर के युद्ध के समय भारतीय सैनिकों ने जो विद्रोह किया था उसकी वजह से यूरोपीय लोग भारतीय सैनिकों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो ये सब वजह थी। भारतीय सैनिकों के साथ बहुत सारे भेदभाव होते थे। तो ये बहुत सारे कारण थे कि सैनिकों में जो सैनिक थे उनमें असंतोष की भावना लंबे समय से चली आ रही थी। तो इन सब कारणों से जो है एक क्रांति उबलता है और सैनिक विद्रोह सैनिकों के द्वारा ही शुरू किया जाता है। अब सैनिक कारण जो है वही तात्कालिक कारण भी बनते हैं। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति शुरू कैसे होती है और इसका प्रसार कैसे होता है और भारत के किन किन क्षेत्रों में यह फैलता है और होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा 1857 की क्रांति को लेकर। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के बीच में। ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। इस चैनल को बढ़ाने में आप मदद करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।